नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का अगला सेट लेके आए हैं, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, दरोगा, बिहार पुलिस सहित अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी होगी। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एडिटोरियल का सेट नंबर 9 है। देखिए, और इससे पहले के सेट यानी कि 8 सेट चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी दे दिया जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आप चाहें तो देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन का डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक के अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप जल्दी में देखना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट कहता है किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था कौन? केशवानंद भारती वाद में माना था कि ये संविधान का भाग माना था। और जो कि इसमें बताया था, कब बताया था? 1973 में बताया था, इसका फैसला आया था। और उसी के हिसाब से ये बोला था कि 368 जो कि संविधान संशोधन के लिए यूज होता है, आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन भी होगा, लेकिन एक शर्त था कि संशोधन इसमें इस तरह से हो कि इसका मूल ढांचा नहीं बदले। अब ये फ्रेंड, मूल ढांचा क्या होता है? मूल ढांचा को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिफाइन करते रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है तो देखिए, कहता धार आयोग हो गया, जेबीपी समिति हो गया, फजल अली राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। यानी कौन कौन हो गया? धार आयोग हो गया, जेबीपी समिति हो गया, फजल अली समिति हो गया। ये तीनों क्या है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। वहीं अगर बात किया जाए राजमन्नार समिति का संबंध जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो देखें, फिर से देखें, धार आयोग, जेबीपी और फजल अली ये तीनों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जबकि जो राजमन्नार जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए बनावल गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। तो भारतीय संविधान के ये आर्टिकल 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर इसको डिफरेंशिएट किया गया है। भाषा भी है और धर्म भी है और भाषा भी है, दोनों के आधार पर किया जाता है। आर्टिकल 29 के तहत किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन सा नहीं शामिल होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो हम लोग सीधा जानते हैं कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो शामिल का होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और विधानसभा के होते हैं। वहीं राज्य के विधान परिषद का नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखें कि इनमें क्या होता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, और इसमें क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो होते हैं, लेकिन इसमें विधान परिषद के सदस्य नहीं होते, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। आप याद रखें, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में भी। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और विधानसभा हो गया, ये तीनों के शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, ये है 42वां संविधान संशोधन, ये है 44वां। तो हमको 42वां में क्या हुआ था कि जो संविधान में जो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, वो सब जो कि 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। वहीं अगर बात किया जाए संपत्ति को, तो संपत्ति को क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को हटा देवल गया था। और कहाँ डाल देवल गया है? 300 के क में डाल देवल गया है, आर्टिकल 300 के क में डाल गया। और ये बोला गया कि ये मूल अधिकार नहीं है, जो कि पहले मूल अधिकार के सूची में होता था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विधानसभा के संबंध के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है विधान परिषद के लिए। तो विधान परिषद के लिए देखिए, ये वाला जो कथन है, सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, कि ये गलत है। ये क्या होता है, 30 वर्ष होना चाहिए इसके लिए। बाकी के बजट पर चर्चा, अनुमान मांगों के मतदान कर सकती है, ये भी सही है। राज्य विधायक का उच्च होता है, ये भी सही है। तो ये गलत है, इसमें उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष सम्मिलित कीजिए। यानी कि संविधान प्रॉपर सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया के अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया था, जो कि अपना रिपोर्ट ये 2002 में प्रस्तुत किया था। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में हुआ था, न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया के अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगता है, तो देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये लगता है शुरुआती 6 मंथ के लिए लगता है। राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन इसको अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, तो वो हो सकता है वो 3 वर्ष तक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही फ्रेंड आप ये भी याद रखें कि राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो आर्टिकल कितना के तहत लगता है, तो 3, 5, 6। देखिए सबसे पहले होता है 352 यानी 352 के थ्रू लगता है राष्ट्रपति शासन। जब जैसे युद्ध के हालात हो या इस तरह के जो कंडीशन हो तो वो इमरजेंसी लगता है 352 के तहत यानी 352 के तहत। लेकिन 356 लगता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जब संवैधानिक तंत्र फेल हो, सही से मौजूदा राज्य सरकार काम नहीं कर रही हो, तो 356 के थ्रू लगता है। वहीं 360 के थ्रू लगता है वित्तीय आपात, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? अंतर्राज्यीय परिषद तो ये दिया है राष्ट्रपति के पास है, जो कि आर्टिकल 263 के अंतर्गत करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। कहता राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? कहता है कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, तो ये ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन मानने के लिए वैध नहीं है, वो बाधित नहीं है, मानने के लिए बाधित नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की किसकी देन है? संसदीय प्रणाली में जो शून्यकाल होता है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, तो ये मतलब मानल गया कि किसकी देन है, तो ये बेसिकली क्या है, भारत की देन है। क्या होता है कि 1962 से ये परंपरा शुरू हो गया है और तब से अभी तक चलते आ रहा है, तो ये भारत की देन है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किसी राज्यों में पंचायतों की निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? राज्य में निर्वाचन के कौन करता है? तो ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग करता है, कि राज्य में ये कितना 243 आर्टिकल के क्लॉज आई के तहत करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो देखिए संघ सूची का विषय नहीं है, पुलिस हो गया, पुलिस राज्य सूची का विषय है। और साथ ही आपको याद रखें कि वर्तमान समय में जो हम लोग जानते हैं 7वीं अनुसूची में 3 गो सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में भी कितना विषय है? तो संघ सूची में भी 100 विषय हैं। वहीं राज्य सूची में बात किया जाए तो 61 विषय हैं अभी, और वही समवर्ती सूची में बात किया जाए तो 52 विषय हैं अभी, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। किसी बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है, ये किस में माना जाता है? तो ये शून्य आधारित बजट में। शून्य आधारित बजट में क्या होता है कि जो पीछे का जितना भी खर्चा होता है उसको हम शून्य मान के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ था, जो कि मौजूदा उस समय के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर द्वारा शुरू किया गया था। और शून्य आधारित जो बजट होता है ये, इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको पीटर पायर ने, इस शब्द को पीटर पायर ने दिया था मतलब। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? जो पंचवर्षीय योजना आती थी पहले, तो वो कह रहा है कि जॉन डब्ल्यू मूलर पर आधारित कौन सा था? तो ये थे, तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था, जो कि कब आया था? तो यह आया था 1992 से 97 चला था। तो वही जो बेस्ड था जॉन डब्ल्यू मूलर पे बेस्ड था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है नास्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? नास्कॉम जो है ना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी है नास्कॉम। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किसी भी देश
कि विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल नहीं होती है। विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से शामिल नहीं होते, देखिए तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या होता है, बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे विदेशी परिसंपत्तियां भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, स्वर्ण भंडार भी हो जाएगा, रिजर्व ट्रेंच भी हो जाएगा, एसडीआर भी हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन करिए। तो ये देखिए ये हो जाएगा 943 और 919 हो जाएगा, यानी कि जो लिंगानुपात हो जाएगा 943, वहीं शिशु लिंगानुपात 919 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वहीं अगर बात की जाए बिहार के रेस्पेक्ट में, तो बिहार में जो लिंगानुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 918 हो जाएगा, और वहीं शिशु लिंगानुपात हो जाएगा तो 935 हो जाएगा। ये बिहार के रेस्पेक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अदृश्य जो होता है, अदृश्य मदों में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं भी शामिल है, बीमा कंपनी भी शामिल है, इंजीनियर डॉक्टर भी शामिल है, जहाज रानी से प्राप्त मद जो होता है ये भी शामिल है। तो यानी यहाँ पर बात है संतुलन में, भुगतान संतुलन में जो प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है अदृश्य मद, अदृश्य मद में कौन कौन है, बैंकीय वित्तीय संस्था है, बीमा है, इंजीनियर डॉक्टर सेवा है, जहाज रानी से प्राप्त है, यानी टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान पर किस राज्य में है। तो देखिए सड़क की लंबाई के हिसाब से भारत का सबसे पहले स्थान देखते हैं, तो भारत वर्ल्ड में दूसरा नंबर पे है, वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पे कौन है, भारत है। और वहीं अगर बात की जाए कि सबसे अधिक जो यहाँ देश स्तर पे कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। फिर दूसरा नंबर सबसे कम पे अगर बात किया जाए, सबसे कम सिक्किम में होता है, सिक्किम वैसे भी छोटा राज्य है, सिक्किम में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और वहीं बिहार में अगर बात किया जाए, तो बिहार में देखिए बिहार में कितना हो जाएगा, सड़क मार्ग हो जाएगा 14,886 किलोमीटर है सड़क मार्ग, कहाँ, बिहार में है। ये 2020-21 के जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, अधिकतम लोक कल्याण, लोगों का कल्याण करने के लिए। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का काम है अधिक से अधिक लाभ कमाना है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है कि हम लाभ भी कमाएं एक लिमिट तक और लोगों का कल्याण भी हो। तो 3 तरह का अर्थव्यवस्था में हम बेसिकली जानते हैं, पूंजीवादी अधिक लाभ कमाना, समाजवादी लोक कल्याण करना, और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य किया गया था, देश में वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी जो वित्तीय स्थिति है उसको एक बैलेंस किया जाए देश में, उसके लिए किया गया था, देश में वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, चाय का मांग जो होता है ये बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि चाय और जो कॉफ़ी है लगभग सिमिलर टाइप के यूज पेय पदार्थ में होते हैं। चाय और कॉफ़ी को सिमिलर रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, अगर एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे के मांग में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया। तो देखिए छोटा किसान कौन होगा, जिसका 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जो भूमि होगा वो छोटे किसान कहलाते हैं। किसके अनुसार, आरबीआई के अनुसार। वहीं अगर बात की जाए कि आरबीआई के अनुसार बड़ा किसान कौन हो गया, वैसा किसान जिसका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। अब बात आता कि सीमांत किसान कौन हो जाएंगे, तो जिसका 1 हेक्टेयर के अंदर में जो भूमि है वो सीमांत किसान कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है। तो बिहार में अभी 4 ही यूनिवर्सिटी है। कौन कौन है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ है, राजगीर में है। नाम है नालंदा इसका, नालंदा, लेकिन है कहाँ, राजगीर जिला में है। फिर है दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि गया में है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि मोतिहारी में हो जाएगा। महात्मा यानी इसमें त आ रहा और मोतिहारी में भी त आ रहा, तो थोड़ा सा इस तरह से रिलेट करें उसको, तो महात्मा गांधी कहाँ हो जाएगा, मोतिहारी में हो जाएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, समस्तीपुर में है। तो
आप ये 4 गो हैं, याद रखें। फिर से एक बार सुन लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, मोतिहारी में है। महात्मा गांधी को महात्मा और मोतिहारी दोनों मिलता जुलता है, तो आप ऐसे रिलेट करें। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, समस्तीपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कर्नाटक के कोपल में किया जाएगा। ठीक है, एकस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ नाम है, जो कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर कर्नाटक के कोपल में 400 एकड़ भूमि में, यानी 400 एकड़ भूमि में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर विकसित कर रहा। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, क्योंकि 500 मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा निवेश है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सीपीआई जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो ये अभी रिसेंटली बोध गया में बनने जा रहा है, यानी कि सोते हुए बुद्ध भगवान की जो मूर्ति का अनावरण प्रतिष्ठापन कहाँ किया जा रहा है, तो बोध गया में। नेक्स्ट देखते हैं, किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है, यानी कि ऐसा जिसमें 100% प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आदित्य बिरला जो कि एकमात्र बीमा कंपनी है जो कि 100% तक प्रीमियम रिटर्न दे देती है। नेक्स्ट देखते हैं, 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबान शहर कौन होगा, तो ये होगा पंचकुला हो जाएगा। पंचकुला कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इसमें 28 देश भाग लेगा, टेबल टेनिस का आयोजन होने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है, तो ये हो जा रहा है चिनाब नदी में हो जा रहा है, चिनाब नदी में। और जो कि पुल का लंबाई कितना होगा, 1.3 किलोमीटर हो जाएगा ब्रिज की कुल लंबाई, और ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 359 मीटर, यानी 360 मीटर के लगभग में, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकाकरण कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाले पहला देश कौन बन गया था, तो ये बना था घाना बना था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपये की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है भारत ने ही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है, तो ये किया है कहाँ, झारखंड में किया है, झारखंड के हजारीबाग में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है अंजना मिश्रा को, न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है बिहार राज्य के विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पे। कौन है, न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है अभी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, किसको देना है, तो नागालैंड को देना है। उसके लिए क्या किया गया है, भारत सरकार और नागालैंड सरकार विश्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके थ्रू 68 मिलियन डॉलर का ऋण मिलने वाला है विश्व बैंक से। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है, तो ये किया है चेन्नई में किया है, चेन्नई में किया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्री ने चेन्नई में भारतीय प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, अभी रिसेंटली किया है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पहुंचते हैं, तो तमिलनाडु राज्य में पहुंचते हैं। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, और उसके बाद ही कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है, और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या किस राज्य में निवास करता है, तो 16% जो जनसंख्या है लगभग कहाँ, ये यूपी में निवास करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया है, तो ये किया है DRDO द्वारा हुआ है। और उस समय जो दवा का औपचारिक रूप से 17 मई को किया गया था, 17 मई 2021 को,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे एवं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत के किस मंत्रालय से है? तो देवी शक्ति जो चला था ये चलाया था विदेश मंत्रालय चलाया था। किस लिए चलाया था? तो अफगानिस्तान में जो अभी पता है कि हालिया में जो संकट आया था, तालिबान ने उसको रिवोल्ट कर लिया था, तो वहाँ से आदमियों को, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए देवी शक्ति अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता सीबीआई के नए निदेशक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को बनावल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है प्रोफेसर CN राव को किया गया है। प्रोफेसर CNR राव को किया गया, प्रोफेसर CN राव को किया गया है, जो कि ये भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं पहले ही। और ये जो पुरस्कार इनको जो मिला है 14 अक्टूबर 2021 को रोम में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये जो पुरस्कार जो इनको मिला है वो क्या होता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में उसको नोबल से तुलना किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के भंडारण के अनुसंधान के लिए मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, तो किसको मिला है? प्रोफेसर CN राव को। नेक्स्ट देखते हैं, IAF टीम ने किस देश की वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ है? तो ये अभी श्रीलंका का जो 17वां वर्षगांठ मनावल गया है, तो वहीं भाग लेबन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस केंद्रशासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो चार्टर ऐप कौन लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, कहता एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसलिए कि वहाँ चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कम होता है पृथ्वी की तुलना में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन करने के लिए इनको मिला था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कब मिला था? तो 1930 में मिला था इनको। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राडार का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है जहाजों वायुयानों को ढूंढने के लिए या उनको मार्ग का दिशा निर्देश देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधक अच्छा विद्युत रोधक है? तो ये एवोनाइट की जो छड़ होती है अच्छा विद्युत का कुचालक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंदे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किसकी भांति प्रतीत होती है? तो ये देखिए पानी की जो बूंद होते हैं वो एक अवतल लेंस की तरह प्रतीत होती है, अवतल लेंस की तरह, और देखने में उत्तल होता है लेकिन वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए प्रतिरोध सीधा आपको याद रखना है कि 1000 होता है। अगर हमारा बॉडी गीला है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1000 ओम हो जाएगा। अगर हमारा बॉडी सूखा है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10,000 ओम हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रखें इसको, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा, मानव शरीर का प्रतिरोध तो ये हो जाएगा 10⁻³ ओम हो जाएगा, यानी कि 1000। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया था ये टेलर ने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया था? तो ये 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक रह चुके 1952 में किया था, जो कि मार्शल द्वीप में अमेरिका द्वारा फर्स्ट नाभ के परीक्षण किया गया था, इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की अगुवाई में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं, एलपीजी में मुख्य होते हैं, तो देखिए बेसिकली क्या होता है इसमें, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है।
प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य रूप से होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 3-3 के रिस्पेक्ट में, तो हमको हो जाएगा ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं शहद में मीठापन का कारण क्या होता है। तो शहद में जो मीठा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होता है वो होता है फ्रुक्टोज का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 38.2% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 75% पाया जाता है, और उसके बाद ही हीलियम हो गया 25%। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सोडियम वेपर लैम्प का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में जो होता है ना, सोडियम वेपर लाइट का यूज होता है। तो क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल की बूंदों द्वारा अलग नहीं होता है, इसके कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गैसोहॉल मिश्रण किसका है। तो गैसोहॉल में क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल दोनों मिक्स किया जाता है। कितना किया जाता है? तो 10% क्या होता है इथाइल, और बाकी 90% पेट्रोल होता है। तो दोनों को मिक्स करके गैसोहॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन से रक्षा करता है। इन्फेक्शन से रक्षा करता है यानी इम्यून सिस्टम बनाता है, प्रतिरक्षा का काम करता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। तो ये विटामिन सी जो होता है कभी स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सा वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। यानी कि वसा भी हो और प्रोटीन भी हो। तो देखिए सोयाबीन होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है, वसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा होता है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन की मात्रा 25.3%, यानी 25% आप याद रख सकते हैं। प्रोटीन मूंगफली में 25% होता है। वहीं अगर वसा की बात की जाए तो 48% वसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है रानीखेत रोग किस में पाया जाता है। तो रानीखेत रोग होता है, देख कहने को रानी है लेकिन ये होता है मुर्गियों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग में बोल रहा है, तो यहाँ हो रहा है पोलियो बंदर से नहीं होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियोमाइलिटिस विषाणु से होता है। वहीं बात किया जाए प्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ता से होता है, टेपवर्म सुअर से होता है, लेकिन पोलियो जो होता है किस में होता है? पोलियोमाइलिटिस विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन कह रहा, तो देखिए यहाँ पर विकल्प जो बी दिया हुआ है, लाइसोसोम लगभग 18 एंजाइम पाए जाते हैं, ये गलत है। और सी में लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना, ये भी गलत है, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है? एक सुसाइडल बैग होता है, आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। बाकी लाइसोसोम गोलाकार के एक परत वाली झिल्ली के रूप में घिरी संरचना है, ये बिल्कुल सही है। लाइसोसोम की खोज डे डुबे ने किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। या संभवतः दर्पण कौन सा हो जाएगा? सीधा बनने के लिए होता है या तो दर्पण समतल हो या फिर उत्तल हो, तभी सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, खाना बनाते समय यदि किसी बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि ईंधन जो है सही से जल नहीं रहा है। यही कारण है कि बर्तन क्या हो रहा है? धू धू करके काला हो रहा है। देखिए यहाँ के ऑप्शन बी में दिया हुआ, ये पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, यहाँ मिस्टेक हो गया देखने में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है मनुष्य के लीवर से संबंधित लीवर सिरोसिस किस कारण से होता है। लीवर सिरोसिस, तो देखिए यहाँ पर जो होता है कह रहा है कि लीवर सिरोसिस किसके कारण होता है। तो देखिए लीवर सिरोसिस जो होता है ज़्यादा शराब पीने के कारण भी हो जाता है, या फिर हेपेटाइटिस बी या सी से जो पीड़ित होता है, वायरस के चपेट में आ जाता है, उसके कारण भी होता है। और इसका एकमात्र उपाय होता है, क्या होता है? जबकि प्रोटीन की कमी से नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। और इसका एकमात्र उपाय है कि इसमें लीवर ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि रुधिर रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो इसमें जमा होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वही जमा होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है। तंतुपास्थी संधि जो होता है कपाल में पाया जाता है, कपाल में पाया जाता है तंतुपास्थी संधि। और कपाल में कितना होता है? 8 हड्डियां होती है, जबकि अगर खोपड़ी की बात की जाए तो खोपड़ी में कितना होता है? 28 हड्डी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अल्जाइमर रोग से प्रभावित हो जाता है। हाँ, तो ये मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क से रिलेटेड है अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन सा संकेलित नहीं है। कह रहा है संकेलित नहीं है।
तो देखिए ये जो होता है ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है किसके प्रति संवेदनशील होता है? फोटोग्राफी प्लेट में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इसमें जो सही है जैसे दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल हो गया, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, सिल्वर आयोड और कृत्रिम वर्षा में यूज होता है। वहीं अगर सिल्वर ब्रोमाइड का बात किया जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी प्लेट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बीओडी का मुख्य उपयोग किस में होता है? बीओडी का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो इसका जो मुख्य उपयोग है ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है, एक तो यूज है। इसके अलावा जो होता है कि पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन की मात्रा होता है, उसको भी ज्ञात करने में किया जाता है। और वहीं बात किया जाए ऑप्शन जो बी है पानी को बने शांत करने में, ये गलत हो जाएगा। और इसके अलावा पानी के बहाव को नियंत्रित करने में ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बीओडी का जो यूज होता है पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन की मात्रा ज्ञात करने में, साथ ही पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जंगल में आग लगने का बहुत सारा कारण हो जाता है, जैसे कि अत्यधिक गर्म हवा चलेगा उसके कारण हो जाएगा, तड़ित के कारण हो जाएगा, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट लगेगा उसके कारण हो जाएगा। तो ये बहुत सारे कारण है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसा तरंग होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे हो गया एक्स किरण हो गया, वाई किरण हो जाएगा, पराबैंगनी किरण हो जाएगा, लेकिन पराध्वनि किरण नहीं होगा। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा गया? रहस्यमयी झील यानी रहस्य रूप से, यानी कि इसका रूप कुछ अलग होगा तभी होगा, यानी रूपकुंड झील जो है रहस्यमयी झील है। नेक्स्ट देखते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। नाडिक जनजाति कहाँ पाया जाता है? देखिए नाडिक जनजाति जो बेसिकली क्या होता है ना, जो वहाँ जहाँ के लोग क्या होते हैं गोरे होते हैं, स्वेट होते हैं, वाइट होते हैं, तो वही नाडिक जनजाति कहलाते हैं। जैसे नॉर्वे में हो जाएगा, स्वीडन में हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा, कुछ हद तक अमेरिका में हो जाएंगे, लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं किया जाएगा। जैसे कि हो जाएगा स्वीडन के हो जाएंगे, डेनमार्क के हो जाएंगे, फिनलैंड के हो जाएंगे, आइसलैंड के हो जाएंगे। इन देशों के जो लोग हैं उनको नार्डिक देश कहा जाता है, और यहाँ के लोग को नार्डिक जनजाति भी बोल सकते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा और स्वीडन हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? हबूब जो है वो कहाँ है? एशिया यूरोप की सीमा पर जो चलता है वही हबूब हवा कहलाता है। काकस पर्वत कहाँ श्रेणी कहाँ है? तो ये हो जाएगा काकस कहाँ है? रसिया में है, जो कि एशिया यूरोप को अलग करता है, बॉर्डर पे है यूरेशिया में, इसको कह सकते हैं। काकस पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो ये रसिया में है। मंदाकिनी व अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देखिए यहाँ से मंदा और अलकनंदा, अलकनंदा तो हमेशा ही कॉमन रहता है, अलकनंदा हमेशा कॉमन है। तो यहाँ पर जब मंदाकिनी मिल जाता है तो मंदाकिनी के मिलने से इसको क्या नाम पड़ गया? मंदाकिनी मिल गया तो इसको रुद्र रूप ले लिया, तो रुद्र प्रयाग हो गया। फिर वहीं अगर बात किया जाए मंदाकिनी में अगर धौलावीरा मिल जाए, धौलावीरा, तो इसको धौबी लिखते हैं हम लोग, धौबी लिखते हैं, धौबी। यानी कि धौलावीरा मिलेगा तो बी से क्या हो जाएगा? विष्णु प्रयाग यहाँ पर हो जाएगा। फिर होता है पिंक, पिंक यानी कि अलकनंदा ही रहेगा कॉमन, लेकिन जब यहाँ पर पिंडार नदी इससे मिलेगा, पिंडार नदी, तो क्या हो जाएगा? पिंक, यानी कर्ण प्रयाग ये बन जाएगा, कर्ण प्रयाग बनेगा। वहीं अगर नेक्स्ट देखते हैं भादे, यानी कि अलकनंदा में यदि भागीरथी नदी यहाँ पर मिलेगी तो भादे यानी दे से देव प्रयाग बन जाएगा। तो आप ऐसे ही इसको चारों को याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन किसी न किसी रूपों में बदल के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक नदी है, नदी में देखिए सबसे पहले ये हो गया अलकनंदा नदी हो गया। अलकनंदा में सबसे पहले आके यहाँ पर मिला, कौन मिला? मंदाकिनी मिला, तो रुद्रप्रयाग कहलाया। फिर अलकनंदा में धौलावीरा मिला तो धौ बी, यानी बी से विष्णु प्रयाग इसको बोला गया। फिर यहाँ से पिंक, पिंडार नदी मिला तो पिंक यानी कर्ण प्रयाग बन गया। फिर आगे भौदी यानी भागीरथी नदी मिला इसमें, तो भौदे यानी से यहाँ से देव प्रयाग बन गया ये। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी करते हुए इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? मध्यवर्ती राजस्थान एवं उत्तर मध्य में पाया जाता है।
उत्तर पूर्वी में, तो इसमें ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत में भी पाया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहता है कि सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो कि 40% एरिया में पाया जाता है। भारत के 40% एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। तो देखिए मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन पाया जाता है जैसे कि हो गया पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा कावेरी की डेल्टा हो गया। यानी कि ऑप्शन इनमें से ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि सारा ऑप्शन इसमें है, सभी जगह मैंग्रोव वन पाया जाता है। गोदावरी में पाया जाता है, कृष्णा कावेरी एवं महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें पाया जाता है, अंडमान एवं निकोबार में पाया जाता है, रत्नागिरी एवं गोवा क्षेत्र में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी एवं बंगाल पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन सभी जगहों पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह लाव इस्पात कारखाना जो लाव है इसके क्षेत्र एवं कोयला के क्षेत्र दोनों के समीप है, यानी दोनों के समीप कौन सा हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर में क्या है, कोयला एवं लावा इसके दोनों के मध्य की स्थित है। कोयला के समीप हो गया जैसे बनपुर हो गया, हीरपुर हो गया, लावा इसके हो गया जैसे भिलाई हो गया, भरावती हो गया, राउरकेला हो गया। तो ये दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या है। जनसंख्या वृद्धि दर में तो देखिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि मेघालय हो जाएगा, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश होता है, और फिर उसके बाद बिहार है। मेघालय में अति जनसंख्या वृद्धि जो होता है सबसे ज़्यादा मेघालय में कहाँ पर हो जाएगा, 27.95% हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 26.03%, वहीं बिहार में 10 की वृद्धि कितना है, 25.42% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा फिलीपीन प्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सबसे पश्चिमी वर्ती शहर कौन सा, बिहार में सबसे पश्चिमी वर्ती शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा भभुआ हो जाएगा, सबसे पश्चिमी वर्ती शहर भभुआ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य से के बाहर गंगा में मिलती है, राज्य के बाहर गंगा में मिलती है, तो ये देखिए महानंदा और अजय नदी पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है। यानी कि महानंदा नदी और अजय नदी दोनों है जो कहाँ मिलती है, और जबकि मेची नदी जो है महानंदा नदी एवं घाघरा नदी छपरा के निकट गया इसमें मिल जाती है, निकट मिल जाती है, छपरा के निकट मिल जाती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमको हो जाएगा यहाँ राज्य में गंगा से बाहर मिलती है तो महानदी और अजय नदी हो जाएगा, जो कि कहाँ मिलती है, पश्चिम बंगाल में। कहता है इनमें से गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है, तो देखिए त्रिवेणी नहर जो है गंडक नहर से निकलती है, गंडक नदी से। फिर तेउर नहर भी हो जाएगा, तिरहुत भी हो जाएगा, ये तीनों के तीनों किससे हो जाएगा, गंडक नदी से। जबकि सकरी नहर जो है सकरी नदी से निकलती है। कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल, तो गर्म कंबल से बन गया गल्फ स्ट्रीम बन गया, यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम को ही कहा जाता है। कहता है देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख से वर्णित है, तो ये जो है अशोक के जो 13वां मुख्य शिलालेख जो मिला था उनसे उनमें वर्णित किया गया था, बताया गया था कि देवताओं का जो प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, कहते हैं गांधी जी ने संपादन किया था, तो गांधी जी देखिए नवजीवन का जो संपादन किए थे वो कौन किए थे, गांधी जी किए थे। इसके साथ ही गांधी जी के अन्य हैं जैसे इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, ये सारा सारा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब किया था, देखिए 1912 में जो अल हिलाल आया था किसके द्वारा लाया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लाया गया था। तो इस पर क्या हुआ था 1914 में इसको ब्रिटिश क्या किया, इसको प्रतिबंध लगा दी इस पर। इसके बाद 1915 में फिर ये लाए थे कौन, ये लाए थे अल बिलाग कौन लाए थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब लाए थे, तो 1915 में लाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, तुर्कान ए चहलगामी नामक गुट की सल्तनत काली शासक ने बनाया था, तो देखिए तुर्कान ए चहलगामी को इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 40 सरदारों का गुट होता था, जो कि राज्य व्यवस्था के लिए एक तरह से सजेशन का काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अशांति के जनक किसे समझा जाता था, तो ये बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था।
नेक्स्ट देखते हैं, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी? तो देखो कहता ना, कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट ये थी सर सैयद अहमद खान का था। सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाया गया था। कहता कि सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक थे और जो कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी किए थे। बाद में इन्हीं का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर देवल गया था, तो आप ये भी याद रखें। और कहता है कि द ऑल मोहम्मद ऑफ इंडियन सर सैयद अहमद खान एक समाचार पत्र था। मतलब द ऑल मोहम्मद ऑफ इंडिया जो था एक समाचार पत्र भी था, जो कि सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। तो कहता है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह सल्तनत काली शासक ने किसने कहा था? मतलब किसके द्वारा बोला गया था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है? ये कौन बोला था? तो ये बोला था बलबन बोला था। और यही कारण है कि बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक दो प्रथा भी चलाई थी, तो आप ये भी याद रखें। कहता है रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? धार्मिक राजधानी अमृतसर था। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जेम्स प्रिंसेस को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेस जो कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक भी हैं, एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल के संस्थापक भी रह चुके हैं और इन्हें 1837 में पहली बार ये लिपि पढ़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? सबसे पहले ध्यान दिया था, तो ये दिए थे चार्ल्स वुड आयोग। चार्ल्स वुड आयोग ने पहली बार ध्यान दिया था जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है? सर्वोदय का संबंध क्या है? तो ये है, सर्वोदय का है कि सभी का उत्थान हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले जो सुधार आंदोलन किया था 19वीं सदी में, तो ये 1928 में किया गया था। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ब्रह्म समाज के रूप में हुआ था, 1928 में हुआ था। और इसके बाद भी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग किए थे। कब किए थे? 1867 में किए थे। याद रखें, सभी इम्पोर्टेंट हैं। फिर वहीं अगर बात की जाए आर्य समाज की स्थापना, तो 1875 में कौन किए थे? 1875 में किए थे दयानंद। आर्य समाज की स्थापना किए थे, कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती किए थे। वहीं रामकृष्ण मिशन की बात किया जाए तो ये हुआ था 1897 में हुआ था, जो कि किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। कहता है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे पंडिता रमाबाई ने किया था। कब किया था? 1889 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया था? तो ये लिया था, कौन लिया था? हेमू ने लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1916 में किस भारतीय ग्रामपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये बोले थे लाला लाजपत राय बोले थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जो कि कब गए थे? 1883 में गए थे, 2 महीना के लिए जेल गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो क्रमवार सजाएं, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पर? तो ये देखिए सबसे पहले हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था सिराजुद्दौला का नवाब बने थे, सिराजुद्दौला नवाब बने थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, और ये कब बने थे? नवाब कब बने थे? तो 9 मार्च 1756 को बने थे। ये 1756 को सिराजुद्दौला नवाब बने। फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्लैक होल की घटना का जिक्र हुआ, जो कि 20 जून 1756 को हुआ था। 20 जून 1756 को हुआ था, यानी दूसरा नंबर पे ये हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फरवरी 1757 में अलीनगर में कोलकाता के द्वारा संधि हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और सिराजुद्दौला के बीच संधि हुआ था। और इसके बाद फिर प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था। तो यहाँ पर देख लें हम कि क्या होता। सबसे पहले हुआ था सिराजुद्दौला का नवाब बने थे, फिर ब्लैक होल की घटना हुआ था, फिर अलीनगर की संधि हुई थी, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। कहता है बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मनरो ने किया था, बिल्कुल किया था। वहीं अगर बात किया जाए बक्सर का युद्ध में, तो बक्सर के युद्ध में कौन किए थे, रॉबर्ट क्लाइव किए थे, लेकिन यहाँ पर हेक्टर मनरो है। वहीं कह रहा है कि सेकंड कह रहा है मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट में इसमें थे, सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही है। 23 अक्टूबर 1764 को था, बिल्कुल सही है। युद्ध में कंपनी की सेना विजय रही, बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन सही है। कहता है सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन वापसी की घोषणा से राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। यानी कि क्या हुआ था, जब हमको पता है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, जो शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, तो क्या हुआ था कि 1922 में जो चौरा चौरी का जो कांड हुआ था, उसके बाद इसको स्थगित कर देवल गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से, उसी पर सुभाष चंद्र बोस जी का ये कहना था कि उस समय भारतीयों का जो उत्साह था वो चरम सीमा पे था, तो उस समय ये आंदोलन को स्थगित कर दिए। तो लोगों को ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं लगा, तो उनके उपरांत ये कथन उनका निकल के आया। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना। कहते हैं कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था। तो कह रहा है 1937 का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसमें देखिए कह रहा है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि शिक्षा को जनमानस से दूर रखना, ये भी गलत है। कह रहा है गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति, ये बिल्कुल सही था। कह रहा है ना कि यहाँ पर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा का प्राप्ति करना, कक्षा 2 से कक्षा 7 तक हिंदी शिक्षा प्राप्ति करना, ये भी सही, दोनों कथन सही है इसमें, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। कहता है कांग्रेस की मूल शिक्षा की वार्ता योजना 1937 का उद्देश्य क्या था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति भी हो जाए और कक्षा 2 से कक्षा 7 तक के जो हिंदी में शिक्षा प्राप्त हो। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान करें। जो गलत युग्म है वो पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर जितना भी जो भी है सारे के सारे क्या है, सही है। जैसे सिंध हो गया एलन बरो, सिंध क्या हो गया, एलन बरो हो गया। बर्मा हो गया, लॉर्ड डफरिन द्वारा किया गया था। भूटान लॉरेंस द्वारा किया गया था। तिब्बत लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इन सभी के द्वारा किया था। सिंध का पूर्ण विलय कब हुआ था, 1843 में हो गया था। ये 1843 में हो गया था सिंध का। वहीं भूटान की बात किया जाए तो 1865 में हो गया था। 1865 में हो गया था भूटान, 1865 में हो गया था। बर्मा की बात करें तो 1885 में किया गया था, 1885 में। और यहाँ पर तिब्बत की बात करें जाए तो 1903 में हो गया, ये पूर्ण रूप से विलय हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमकेली जोड़े का चयन करिए। तो ये हो जाएगा, कौन होगा। नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था मोतीलाल नेहरू ने किया था भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है। सबसे अधिक चर्चा जो मिलता है वो किसको मिलता है, घोड़ा को मिलता है। घोड़ा का चर्चा, घोड़ा का 217 बार यूज हुआ है, नाम हुआ है। वहीं अगर गाय की बात करें तो 176 बार ही यूज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत का जोड़ा है। कहता महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत का जोड़ा है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता पाल ग्रंथियों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव में कितने भेद बताए गए थे। तो गांव में बेसिकली 3 भेद बताए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता उत्तर वैदिक काल के किन 2 कबीलों को एक होने से कुरु कबीला बना था। तो उत्तर भारत के कितने थे उत्तर वैदिक काल के, तो भरत एवं पुरु जो 2 कबीला थे, इन दोनों को एक होने से कुरु कबीला बना था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन क्या है, तो ये देखिए। कहता ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम अधिनियम था, बिल्कुल सही है। इसके बाद कोई अधिनियम नहीं आया क्योंकि देश आज़ाद हो गया। कहता संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुआ, बिल्कुल सही है। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया, ये भी सही है। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है। तो ये दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गौतम बुद्ध ने अपना अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था। यानी अंतिम समय के जो वर्षा ऋतु जो किए थे, कहाँ किए थे, वैशाली में किए थे। और इनके साथ 2 गो शिष्य था इनका,
जिसका आनंद भी था इनके प्रिय शिष्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं क्रम में सजाइए, मतलब निम्नलिखित काल क्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था सबसे पहले। फिर हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। फिर बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। और फिर नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, तो ये देखिए ये हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। और राखी गढ़ी हो जाएगा जो कि पहला हो जाएगा, यानी पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी और दूसरा हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में स्थित नव प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही क्रम में मिलाइए। सही क्रम में मिलाइए। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, सेनुअर रोहतास, ये बिल्कुल सही है, सेनुअर रोहतास है। मनेर पटना में है। जबकि कहता है श्वेतपुर, श्वेतपुर कहाँ है, ये वैशाली हो जाएगा, श्वेतपुर हो जाएगा वैशाली। और वहीं बात की जाए चिरांद, चिरांद कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सारण में पड़ता है। चिरांद हो गया सारण, ये हो जाएगा सारण हो जाएगा, चिरांद सारण हो जाएगा, श्वेतपुर वैशाली हो जाएगा, बाकी दो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है। तो देखिए बिहार से संबंधित नहीं बोल रहा, तो कह रहा है ना कि यहाँ पर देखिए मंजूषा जो हो जाएगा वो बिहार से संबंधित है पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। वहीं अगर बात की जैसे वारली, वाराली हो जाएगा, तो वाराली कहाँ है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और वहीं जादव ये कहाँ की है, तो जादव ये झारखंड से है। जादव परेड कहाँ से है, झारखंड से संबंधित है। तो यहाँ की ऑप्शन बी और सी दोनों गलत हो जाएगा, बी और डी, तो यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो ये कहा था भगवत गीता को माता तुल्य बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो ये किए थे देवराय प्रथम के समय किए थे। यहाँ के शासन राजा थे देवराय प्रथम, जो कि इतावली यात्री निकोलो कोंटी कहाँ के थे, तो ये थे इटली के थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों को अनुवाद किया गया था। तो ये किया गया था सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल का किया गया था। सबसे पहले इसका अनुवाद करवाया अकबर ने। उसके बाद किसका करवाया था, तो ये करवाया था महाभारत हो गया, गीता हो गया और रामायण हो गया। महाभारत महाभारत गीता और रामायण, यानी इसके बाद इसको करवाया गया था, यानी कि सबसे पहले कौन हुआ था, तो सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल का। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था। तो ये किए थे सारण में किए थे। जवाहरलाल नेहरू जी क्या हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ सारण का दौरा किए थे। तो वहीं पे यहाँ के जो चौकीदार थे अंग्रेजों में जो चौकीदार थे अंग्रेजी प्रशासन में, उनको जॉब छोड़ने के लिए बोले थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था। तो ये रखा था 25,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। जो पद्म पुरस्कार मिलेगा उसमें बिहार के कितने लोगों को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है 6 लोगों को शामिल किया गया है, चयन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इन 6 लोग कौन कौन है, तो आप एक बार नाम देख लें। जैसे में हो जाएगा कि बिहार के 6 लोगों में हो जाएगा रामविलास पासवान को मिला है मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। वहीं गोवा की जो राज्यपाल थी जो मृदुला सिंह थी, उनको भी मिला है पद्मश्री मिला है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में दिलीप कुमार सिंह को मिला है। मधुबनी पेंटिंग के लिए दुलारी देवी को मिला है।
लौंडा नृत्य के लिए रामचंद्र मांझी को भी मिला है। तो इन सारे को मिला है पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ओडीएफ किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है, राज्य के 38 जिलों में पूरा काम हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे, कौन थे? तारकिशोर प्रसाद जो किए थे वो किए थे, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से क्या हो जाएगा? तो भारत का जो बेरोजगारी दर है उससे क्या होता है? अधिक ही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 18-19 में बिहार की ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना थी? तो 9.8% थी। वहीं भारत की ग्रामीण बेरोजगारी दर 5% था। वहीं अगर शहरी बेरोजगारी दर की बात करें तो 10.4 था। भारत की शहरी बेरोजगारी दर 7.4 था। तो यानी कि तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो बिहार के बेरोजगारी दर जो है भारत से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितना कर देवल गया है? तो ये बढ़ा के कर देवल गया है 10 से बढ़ाकर 20 कर देवल गया है। और वहीं अगर बात की जाए गैर चालित कारखाना में कर्मचारियों की संख्या 20 से बढ़ाकर कितना हो जाएगा? 40 कर दिया है। जहाँ 20 था वहाँ 40 कर दिया गैर विद्युत चालक में, और जहाँ विद्युत द्वारा चलित है वहाँ कितना 10 से बढ़ाकर 20 कर देवल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? तो ये किया गया था 1835 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। तो फ्रेंड यहाँ पर 140 पूरी तरह से जीएस का पूरा सेट नंबर जो 9 है कंप्लीट होता है। और बाकी ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। बाकी जो 10 होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आ रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को आप चैनल पे इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।